जब हम किसी पर्टिकुलर कंपनी के स्टॉक के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो स्टॉक कितना मूवमेंट किया है, मतलब स्टॉक कितना ऊपर गया है और स्टॉक कितना नीचे गिर गया है। उसके प्राइस के बेसिस पे हम उस स्टॉक के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ये आप सभी लोगों को पता है कि स्टॉक ऊपर जाएगा तो बहुत सारे लोग उसको बेचना पसंद करते हैं, और अगर उस पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस नीचे गिर जाता है तो मैक्सिमम लोग उसको खरीदना पसंद करते हैं। अब क्या होता है ना कि जो मैक्सिमम लोग होते हैं वो स्टॉक की तरह म्यूचुअल फंड के एनएवी को ट्रीट करते हैं, यानी कि नेट एसेट वैल्यू को ट्रीट करते हैं। लोग क्या सोचते हैं ना कि एनएवी अगर ज्यादा हो गया है किसी म्यूचुअल फंड का तो हमें रिटर्न नहीं मिल पाएगा लंबे टाइम के अंदर में, हमें बहुत ही कम रिटर्न मिलेगा। और वहीं अगर किसी म्यूचुअल फंड का एनएवी कम है, नेट एसेट वैल्यू बहुत ज्यादा कम है, 10 रुपए है, 20 रुपए है, 30 रुपए है, 40 रुपए, इसका मतलब कि अगर हम उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो हमें ज्यादा रिटर्न मिल पाएगा उसके कंपेयर में जिसकी ज्यादा एनएवी है। अब देखिए ये बहुत बड़ा मिथ फैला हुआ है पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर, और अगर आपको भी ऐसा लगता है ना कि ज्यादा एनएवी होने पे आपको रिटर्न कम मिलता है तो आपको म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है। आपको अभी बेसिक समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एनएवी के बारे में जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनएवी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल एसेट माइनस लाइबिलिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट। मतलब एनएवी जो कैलकुलेट होता है ना वो टोटल एसेट, मतलब जो म्यूचुअल फंड है उसके पास टोटल एसेट कितना है, टोटल लाइबिलिटी कितना है, एंड उसको डिवाइड करना है कि कितना यूनिट दिया जा रहा है लोगों को, उससे आप डिवाइड कर दीजिए, ये पता चल जाएगा कि आखिर में एनएवी कितनी है, नेट एसेट वैल्यू क्या है। तो नेट एसेट वैल्यू स्टॉक की तरह नहीं होता है। ये क्या सिंपल काम करता है इसको समझ लेते हैं। जो एनएवी होता है वो सिंपल यूनिट का प्राइस होता है, मतलब आप जब म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ यूनिट मिलता है, 10 यूनिट, 20 यूनिट, 40 यूनिट, 100 यूनिट, जितना भी आपने पैसा इन्वेस्ट किया होगा, जितने से आप एसआईपी कर रहे होंगे, लमसम कर रहे होंगे, आपको उतना यूनिट मिल जाता है एनएवी के बेसिस पे। नेट एसेट वैल्यू जितना होगा, मान के चलते हैं 100 रुपए की एक यूनिट है, ठीक है, और आपने 1000 रुपए इन्वेस्ट किया तो आपको सिंपल 10 यूनिट मिलने वाला है। एक एग्जांपल के साथ हम इसको अच्छे से एक बार समझ लेते हैं। अब मान के चलते हैं कि दो म्यूचुअल फंड है, एक म्यूचुअल फंड की एनएवी 10 रुपए है और दूसरे म्यूचुअल फंड की एनएवी 100 रुपए है। पहले म्यूचुअल फंड की एनएवी 10 रुपए से बढ़ के हो जाती है 14 रुपए, और दूसरे म्यूचुअल फंड की एनएवी 100 रुपए से बढ़ के हो जाती है 140 रुपए। दोनों में ही आपको 40% का ही रिटर्न मिलने वाला है, मतलब ज्यादा एनएवी होने पे रिटर्न पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। मान के चलते हैं किसी म्यूचुअल फंड के एक यूनिट का प्राइस 100 रुपए, मतलब 100 रुपए एनएवी है, और उसके अंदर आप 1000 रुपए के एसआईपी स्टार्ट किए तो आपको 10 यूनिट मिलने वाला है। अगर आप 1000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे, 100 रुपए एनएवी है, तो सिंपल कैलकुलेशन हुआ, आपको 10 यूनिट मिलेगा। वहीं मान के चलते हैं 100 रुपए से बढ़ के 110 रुपए एनएवी हो जाती है, तो अब आपको उसी 1000 रुपए के एसआईपी पे अब केवल 9.2 यूनिट मिलने वाला है। पहले 10 यूनिट मिल रहा था, अब केवल 9 यूनिट ही आपको मिलेगा, क्योंकि एनएवी ज्यादा हो चुका है। एनएवी की जो वैल्यू है वो 10 रुपए ज्यादा हो चुकी है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। 110 रुपए से मान के चलते हैं 4000 रुपए एनएवी हो जाती है। सोचिए बहुत ज्यादा एनएवी हो चुका है, म्यूचुअल फंड ने लंबे टाइम के अंदर में बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है, तो उसकी एनएवी बढ़ के 4000 रुपए हो चुकी है। तो अब अगर आप 1000 रुपए की एसआईपी करेंगे, 1000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे उस म्यूचुअल फंड में, तो आपको 0.25 यूनिट मिलने वाला है, क्योंकि एनएवी से आपकी इन्वेस्टेड वैल्यू कम है। जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो एनएवी से कम हो चुका है, तो अब आपको एक से कम यूनिट मिलने वाला है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, एनएवी की वैल्यू ज्यादा होती है तो आपको यूनिट कम मिलता है। इसीलिए जब मार्केट नीचे गिरता है ना तो लोग लमसम करना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको कम दाम के अंदर में, मतलब कम एनएवी के अंदर में यूनिट अलॉट होता है, ज्यादा यूनिट उनको मिलता है। तो एनएवी का यही फायदा होता है। केवल एनएवी का इतना ही रोल होता है कि एनएवी जब नीचे गिरता है ना तो आपको ज्यादा यूनिट मिल पाता है, एनएवी जब ऊपर जाता है तो आपको कम यूनिट मिलता है। बस इतना ही इंपैक्ट पड़ता है एनएवी का, इससे रिटर्न के ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो ये अपने दिमाग से मिथ को निकाल दीजिए कि एनएवी के बेसिस पे आपको पैसा इन्वेस्ट करना है। और एक और बात का ध्यान रखिएगा, जिस भी म्यूचुअल फंड की नेट एसेट वैल्यू यानी कि एनएवी ज्यादा होती है, 1000, 2000, 3000, 4000 एनएवी है, इसका मतलब वो म्यूचुअल फंड उतना ही ज्यादा पुराना है, उतने ही पुराने टाइम से म्यूचुअल फंड काम कर रहा है, उसके अंदर लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये भी इंडिकेट करता है एनएवी कि लंबे टाइम से म्यूचुअल फंड काम कर रहा है, तो उसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से आपको कंसिस्टेंट रिटर्न देते आ रहा है, अच्छा खासा रिटर्न दिया है। तो आज हम ऐसे ही दो मिड कैप म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाले हैं जिनकी एनएवी 3000 और 4000 को क्रॉस कर चुकी है। इसका मतलब आपको साफ साफ दिख रहा है कि मैं जिस भी म्यूचुअल फंड के बारे में बात करूंगा, जिस भी दो म्यूचुअल फंड के बारे में, वो बहुत ही पुराने म्यूचुअल फंड है, लंबे टाइम से, 25 साल से, 30 साल से बहुत सारे लोगों ने उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट किया है, 25-30 साल से मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं। तो अगर आप इन म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो एक चीज तो गारंटी है, आपको अच्छा खासा पास्ट डेटा मिलने वाला है, मतलब आपको इन म्यूचुअल फंड के बारे में अच्छी खासी जानकारी मिलने वाली है। और लंबे टाइम से अगर कोई म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, 2007 मार्केट क्रैश को झेल चुका है, कोविड के मार्केट क्रैश को झेल चुका है, इसका मतलब कि वो म्यूचुअल फंड आपको आगे आने वाले मार्केट क्रैश में भी बहुत ज्यादा सेफ्टी प्रोवाइड करने वाला है। तो ऐसे ही म्यूचुअल फंड पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, रादर देन जो अभी 1 साल, 2 साल, 3 साल पहले स्टार्ट हुए हैं। इन दो
दो मिड कैप म्यूचुअल फंड का नाम है फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड एंड निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड। ये दो बहुत ही पुराने म्यूचुअल फंड है। अब स्पेशली अगर बात करें फ्रैंकलिन इंडिया म्यूचुअल फंड के बारे में ना, तो इसके लगभग सभी म्यूचुअल फंड, फ्रैंकलिन इंडिया के लगभग सभी म्यूचुअल फंड ने आपको लंबे टाइम से बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। कोई इसके बारे में बात ही नहीं करना चाहते। बहुत ही कम वीडियोज पड़ी हुई है यूट्यूब के ऊपर फ्रैंकलिन इंडिया के ऊपर। अगर बात करें निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड के AUM के बारे में, तो लगभग 34,600 करोड़ का है। इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.74% का। अगर बात करें इसके NAV की, तो अभी के टाइम में 4,400 की NAV चल रही है। एंड एग्जिट लोड की बात करें तो 1% का एग्जिट लोड है अगर आप 30 दिन से पहले अपने यूनिट को रिडीम कर लेते हैं। वहीं अगर बात करें फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड की, तो इसका फंड साइज अभी के टाइम में 11,700 करोड़ का है। एक्सपेंस रेशियो 1.05% का। NAV चल रहा है 3,000 की। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, इसका जो एग्जिट लोड है वो 1% का है अगर आप 1 साल से पहले रिडीम करते हैं अपने यूनिट्स को। फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड के पिछले 1 साल के रिटर्न के बारे में बात करें तो लगभग 14.5% का रिटर्न दिया है। बेंचमार्क और कैटेगरी को आसानी से बीट कर दिया है। 6 महीने की बात करें तो -1% का रिटर्न दिया है। बेंचमार्क को थोड़ा सा बीट नहीं कर पाया है, बट कैटेगरी एवरेज को बीट कर दिया है। वहीं अगर 3 महीने की बात करें तो लगभग 16% का रिटर्न दिया है। और अगर 2 साल की बात करें, 2 साल के अंदर में 30% का रिटर्न दिया है। 5 साल के अंदर में लगभग 29% का रिटर्न दिया है। एंड अगर लंबे टाइम की बात करें, पिछले 12 साल की बात करें, तो लगभग 19.5% का रिटर्न दिया है। बेंचमार्क को आसानी से बीट कर दिया है। वहीं अगर बात करें निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड के पिछले 1 साल के रिटर्न के बारे में, तो लगभग 14.5% का रिटर्न दिया है। बेंचमार्क और कैटेगरी को आसानी से बीट कर दिया है। 6 महीने की अगर बात करें तो -0.1% का रिटर्न दिया है। बेंचमार्क को तो बीट नहीं कर पाया है, बट कैटेगरी एवरेज को आसानी से बीट कर दिया है। अगर 2 साल की बात करें तो लगभग 32% का रिटर्न है। बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बीट किया है। 5 साल की अगर बात करें तो लगभग 34% का रिटर्न है। एंड अगर लंबे टाइम पिछले 12 साल की बात करें तो लगभग 19% का रिटर्न दिया है, जो कि मिड कैप के अंदर बहुत ज्यादा होता है। फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड के लमसम के बारे में बात करें तो आप केवल 10,000 रुपए का लमसम किए होते 2013 यानी कि 12 साल पहले, तो इसकी वैल्यू 90,000 रुपए से भी ज्यादा हो जाती। लगभग 19.5% का एनुअल रिटर्न दिया है। 10 साल के अंदर में लगभग 16.5% का एनुअल रिटर्न दिया है। एंड अगर बात करें 5 साल की, तो लगभग 29% का एनुअल रिटर्न दिया है लमसम के अंदर में। वहीं अगर बात करें इसके SIP रिटर्न की, तो फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड में अगर आप 1,000 रुपए के SIP स्टार्ट किए होते 2015 यानी कि आज से 10 साल पहले, तो इसकी वैल्यू 3,17,000 रुपए से भी ज्यादा हो जाती। लगभग आपको 18.5% का एनुअल रिटर्न दिया है SIP के अंदर में। एंड अगर निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड के लमसम के बारे में बात करें तो आप 10,000 रुपए का लमसम किए होते 2013 के अंदर में, तो इसकी वैल्यू 87,000 रुपए से भी ज्यादा हो जाती। लगभग आपको 19% का एनुअल रिटर्न दिया है। 10 साल के अंदर में लगभग 18.5% का रिटर्न दिया है। 5 साल के अंदर में लगभग 34% का रिटर्न दिया है। तो मतलब इसने भी लंबे टाइम के अंदर में आपको बहुत ही बेहतरीन रिटर्न दिया है निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड ने। वहीं अगर इसके SIP के बारे में बात करें तो निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड में आप 1,000 रुपए के SIP स्टार्ट किए होते 2015 के अंदर में, तो इसकी वैल्यू 3,80,000 रुपए से भी ज्यादा हो जाती। लगभग आपको 22% का एनुअल रिटर्न दिया है SIP के अंदर में, जो कि फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड से ज्यादा है। 2-3% ज्यादा रिटर्न दिया है 10 साल के अंदर में। सबसे इंपॉर्टेंट, फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड के पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 24% का है। वहीं कैटेगरी एवरेज का 266% का है। इसका मतलब इसके पोर्टफोलियो के अंदर ना के बराबर फेरबदल होता है फंड मैनेजर के द्वारा। इक्विटी की बात करें, 95% पैसा आपका इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाएगा, जिसमें नंबर ऑफ स्टॉक्स 82 होने वाले। लार्ज कैप की कंपनी 10% है, मिड कैप की 43% और स्मॉल कैप की 15%। ऑब्वियस है, मिड कैप का फंड है तो मिड कैप की कंपनी आपको ज्यादा दिखने वाली है। डेट के अंदर 0.21% होल्डिंग है। एंड अदर्स के अंदर 4% पैसा आपका रखा गया है। अगर बात करें टॉप 10 स्टॉक्स की, तो आपके स्क्रीन के सामने सबसे ऊपर दिखेगा फेडरल बैंक, जिसका लगभग 3.5% का वेटेज है। उसके बाद है कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड, जिसका लगभग 2.5% का वेटेज है। उसके बाद है अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड, जिसका लगभग 2% का वेटेज है। तो आपको इसमें मिड कैप और स्मॉल कैप की कंपनी ज्यादा दिखने वाली है। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, रिस्क बहुत ज्यादा होने वाला है। बट एक और चीज है, इसमें आपको ज्यादा वेटेज देखने को नहीं मिल रहा है, मतलब किसी एक कंपनी के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंसी आपको देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि लगभग यहाँ पे 82 कंपनी है। तो 82 कंपनी है तो यहाँ पे वेटेज जो है ना कंपनीज के अंदर, वो बराबर डिवाइड किया गया है। वहीं निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड के पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो केवल 13% का है, मतलब फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड से भी कम है। इसका मतलब पिछले 1 साल के अंदर में फंड मैनेजर ने ना के बराबर इसके अंदर फेरबदल किया है। इक्विटी की बात करें, 99% पैसा आपका इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाएगा। नंबर ऑफ स्टॉक्स 95 होने वाले हैं। लार्ज कैप की कंपनी 12.5% है, मिड कैप की 41% एंड स्मॉल कैप की लगभग 13% है। इसका मतलब मिड कैप में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस है ये मिड कैप के फंड्स हैं। टॉप 10 स्टॉक्स के बारे में बात करें, सबसे ऊपर आपको BSE दिखेगा, जो कि मिड कैप की एक कंपनी है, जिसका लगभग 3.5% का वेटेज है। उसके बाद आपको चोलामंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग दिखेगा, जिसका लगभग 3% का वेटेज है। उसके बाद है फोर्टिस हेल्थ केयर, जिसका लगभग 2.5% का वेटेज है। परसिस्टेंट सिस्टम भी है, लगभग 2.5% का वेटेज है। पावर फाइनेंस
रिलायंस कॉर्पोरेशन है जिसका लगभग 2.5% का वेटेज है। तो ऐसे करके आपके स्क्रीन के सामने 10 कंपनी होने वाली है। इसके अंदर भी फेडरल बैंक के अंदर आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट, इसके अंदर भी आपको ज्यादा वेटेज देखने को नहीं मिल रहा है, मतलब एक कंपनी के ऊपर ज्यादा आपको डिपेंडेंसी देखने को नहीं मिल रहा है। एंड आखिरी में अगर बात करें फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड के रिस्क रेशियो के बारे में, तो स्टैंडर्ड डेविएशन लगभग 14.5 का है, जो कि कैटेगरी एवरेज से कम है। बट 14 का स्टैंडर्ड डेविएशन भी बहुत ज्यादा होता है, तो शॉर्ट टर्म में आपको वोलेटिलिटी देखने को मिल सकता है। बीटा की अगर बात करें 0.87 का बीटा है, मतलब मार्केट से कम नीचे गिरने वाला है और कैटेगरी एवरेज से भी कम नीचे गिरने वाला है। शार्प रेशियो की बात करें 1.25 का है, इसका मतलब रिस्क एडजस्टेड रिटर्न आपको बहुत ही बेहतरीन मिलने वाला है कैटेगरी एवरेज के मुकाबले। एंड अगर निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड के रिस्क रेशियो के बारे में बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन 15.5 से भी ज्यादा है, कैटेगरी एवरेज से बहुत ज्यादा है। इसका मतलब आपको वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा दिखने वाली है शॉर्ट टर्म के अंदर में कैटेगरी एवरेज के मुकाबले। बीटा की अगर बात करें 0.94 का है, तो यहाँ पे कैटेगरी एवरेज के मुकाबले ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगा निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड के अंदर। बट शार्प रेशियो बहुत ही अच्छा है, 1.28 का है, इसका मतलब रिस्क एडजस्टेड रिटर्न आपको बहुत ही बेहतरीन मिलने वाला है कैटेगरी एवरेज के मुकाबले। तो यहां तक इन दोनों मिड कैप के रिटर्न के बारे में, पोर्टफोलियो के बारे में, रिस्क रेशियो के बारे में एनालाइज करने के बाद ये पता चला है कि रिटर्न के मामले में दोनों ही म्यूचुअल फंड, दोनों ही मिड कैप म्यूचुअल फंड ने आपको लंबे टाइम के अंदर में बहुत ही बढ़िया रिटर्न दिया है। पिछले 12 साल के अंदर में दोनों ही म्यूचुअल फंड ने लगभग आपको 19% का रिटर्न दिया है, जो कि मिड कैप कैटेगरी के अंदर बहुत ज्यादा होता है। अगर आपको अगले आने वाले 10 साल में, 20 साल के अंदर में 16-17% का भी रिटर्न मिलता है ना, तो मिड कैप के अंदर बहुत ज्यादा होता है। बट इन्होंने तो लगभग पिछले 12 साल में 19% का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ज्यादा होता है मिड कैप के अंदर। वहीं अगर बात करें पोर्टफोलियो की, दोनों ही म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर आपके मैक्सिमम पैसे को मिड कैप कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। ऑब्वियसली मिड कैप का म्यूचुअल फंड है, तो मिड कैप कंपनी के अंदर आपके मैक्सिमम पैसे को डाला जाएगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो की बात करें, दोनों ही म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो बहुत ज्यादा कम है। इसका मतलब फंड मैनेजर पिछले 1 साल के अंदर में ज्यादा बदलाव नहीं किया है पोर्टफोलियो के अंदर, मतलब ज्यादा फेरबदल नहीं किया, ज्यादा स्टॉक्स को बाहर नहीं निकाला है, ना ज्यादा स्टॉक्स को पोर्टफोलियो में लेके आया हुआ है। मतलब जो स्टॉक को पिक करता है उसको लंबे टाइम तक होल्ड करके रखता है, जो कि एक बहुत ही अच्छी न्यूज है किसी भी म्यूचुअल फंड के लिए। एंड आखिरी में हमने रिस्क रेशियो के बारे में बात किया, तो निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड थोड़ा सा ज्यादा रिस्की है फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड के मुकाबले, क्योंकि फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन लगभग 14.5 का है और बीटा बहुत ज्यादा कम है, और निपॉन इंडिया का बीटा कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है। मतलब आपको वोलेटिलिटी और रिस्क ज्यादा देखने को मिलेगा, गिरावट ज्यादा देखने को मिलेगा निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड में फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड के मुकाबले। बट दोनों का ही शार्प रेशियो बहुत ही बढ़िया है, इसका मतलब लंबे टाइम में आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बहुत ही बढ़िया मिलने वाला है। लगभग दोनों का 1.2 का शार्प रेशियो है। तो यहां तक तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को कवर कर लिया है, जो कि आपको जानना अभी के टाइम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले। बट अभी के टाइम में ना एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आपको हर एक इन्वेस्टर को यह चीज जरूर कैलकुलेट करना चाहिए, जिसका नाम है रोलिंग रिटर्न। अब देखिए इसका फायदा क्या होता है ना, कि आपको प्योर रिटर्न दिखाता है। CAGR जो होता है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, जो आप नॉर्मल तरीके से देखते हैं म्यूचुअल फंड का रिटर्न, वो आपको प्योर रिटर्न नहीं दिखाता है, वो आपको CAGR दिखाता है। बट जो रोलिंग रिटर्न होता है ना, ये आपको हर एक दिन का रिटर्न दिखाता है। मतलब मान के चलते हैं आज 3 जून है, 3 जून 2025 है, तो आपको 3 जून 2022 से लेके 3 जून 2025 के बीच में जो भी रिटर्न होगा वो आपको दिखाने वाला है रोलिंग रिटर्न। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, रोलिंग रिटर्न हर एक दिन का कैलकुलेट होता है, बट CAGR हर एक दिन का नहीं होता है। तो अब हम बात करने वाले हैं इन दोनों म्यूचुअल फंड के पिछले 3 साल के रोलिंग रिटर्न के बारे में। तो यहां पे मैंने दोनों मिड कैप को ले लिया है, फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड एंड निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड। तो अगर आप इस चार्ट को ध्यान से चेक करेंगे तो यहां पे देखिए सबसे ऊपर जो लाइन आपको दिख रही है पर्पल कलर की, ये है निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड की। उसके नीचे जो आपको लाइन दिख रही है ऑरेंज कलर की, ये ऑरेंज कलर वाली लाइन है, इसको हम बोलते हैं फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड। एंड सबसे नीचे वाली जो लाइन है ग्रीन कलर की, ये है इक्विटी मिड कैप की। तो यहां पे साफ साफ दिख रहा है कि शुरू से लेकर लास्ट तक आपको ब्लू कलर वाली लाइन डोमिनेट कर रही है, यानी कि निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड डोमिनेट कर रहा है फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड के ऊपर। बट यहां पे देखिए शॉर्ट टर्म के अंदर में पिछले 1-2 साल की अगर बात करें, 2021 से बाद यानी कि कोविड के बाद फ्रैंकलिन इंडिया ने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है और अभी के टाइम में लगभग बराबर का रिटर्न दे रहा है निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड से। मतलब शुरू के अंदर में कोई कंपैरिजन ही नहीं है, यहाँ पे निपॉन इंडिया बहुत ज्यादा ऊपर है। बट अभी के टाइम में पिछले 3-4 साल से फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड ने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है, लगभग निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड के बराबर रोलिंग रिटर्न देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड ने जो एवरेज रिटर्न दिया है वो लगभग 23% का दिया है, वहीं निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड ने लगभग 29% का एवरेज रिटर्न दिया है। मीडियन रिटर्न की बात करें, फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा ने लगभग 23% का रिटर्न दिया है, वहीं निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड ने 29% का मीडियन रिटर्न दिया है। मैक्सिमम की बात करें, फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड ने 29% का मैक्सिमम रिटर्न दिया है, निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड ने लगभग 36% का मैक्सिमम रिटर्न दिया है। वहीं मिनिमम रिटर्न के बारे में बात करें तो 18% का फ्रैंकलिन इंडिया ने मिनिमम रिटर्न दिया है, वहीं निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड ने लगभग
लगभग 20% का मिनिमम रिटर्न दिया है। वहीं अगर रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, यानी कि कितने परसेंट ऑफ टाइम इन म्यूचुअल फंड ने आपको कितना परसेंट रिटर्न दिया है, तो 12 से लेकर 15% के बीच में इन दोनों ही म्यूचुअल फंड ने कभी भी आपको पिछले 3 साल में रिटर्न नहीं दिया है। 15 से लेकर 20% के बीच में लगभग 6% ऑफ टाइम फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड ने रिटर्न दिया है। वहीं निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड ने 0.21% ऑफ टाइम दिया है। एंड अगर बात करें ग्रेटर देन 20%, यानी कि 20% से ज्यादा इन म्यूचुअल फंड ने कितने परसेंट ऑफ टाइम रिटर्न दिया है पिछले 3 साल में, तो फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा ने लगभग 93% ऑफ टाइम 20% से ज्यादा रिटर्न दिया है। वहीं निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड लगभग 99% ऑफ टाइम 20% से ज्यादा रिटर्न दिया है। इसका मतलब साफ साफ दिख रहा है कि दोनों ही म्यूचुअल फंड ने आपको मैक्सिमम ऑफ टाइम 20% से ज्यादा रिटर्न दिया ही दिया है पिछले 3 साल की बात करूं तो अगर आपने यहां तक इस पूरे वीडियो को वॉच कर लिया है तो मैं आपको एक छोटा समरी देने वाला हूं। शुरू में हमने बात किया था एनएबी के बारे में, नेट एसेट वैल्यू के बारे में। आपको मैंने अच्छे से समझाया था कि आखिर में नेट एसेट वैल्यू क्या होता है, इसका काम क्या होता है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट इसका रिटर्न से कोई लेना देना नहीं होता है। मैंने आपको एग्जांपल के साथ भी समझाया था। हां, केवल एक मतलब होता है कि जब एनएबी बढ़ता है ना तो आपको यूनिट कम मिलता है, इसीलिए जब मार्केट नीचे गिरता है तो लोग ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनको कम दाम के अंदर में ज्यादा यूनिट मिल पाए। बस इतना ही काम होता है एनएबी का, इससे ज्यादा काम नहीं होता है। आप ये मत सोचिएगा कि ज्यादा एनएबी हो चुका है किसी म्यूचुअल फंड का तो मेरे को रिटर्न मिलना बंद हो जाएगा। भाई ऐसा नहीं होता है। ज्यादा एनएबी हो चुका है इसका मतलब वो म्यूचुअल फंड बहुत पुराना है, बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है, तभी उसका एनएबी बहुत तेजी के साथ ग्रो कर रहा है। तो एनएबी जो होता है ना वो एक अच्छा इंडिकेशन होता है किसी भी म्यूचुअल फंड के लिए। ज्यादा एनएबी होगा इसका मतलब वो म्यूचुअल फंड उतना ही ज्यादा पुराना है। उसके बाद हमने 2 म्यूचुअल फंड के बारे में बात किया जो कि 2 मिड कैप के म्यूचुअल फंड थे। एक का नाम था निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड और एक का नाम था फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड। इन दोनों के बारे में हमने अच्छे से एनालिसिस कर लिया है। अगर आपने यहां तक इस पूरे वीडियो को वॉच कर लिया है और कोई भी डाउट चल रहा है आपके माइंड में, कमेंट बॉक्स खाली पड़ा हुआ है, कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करना मत भूलिएगा। एंड आप इन 2 मिड कैप में से किस मिड कैप के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं ये भी बताना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में। वीडियो पसंद आई या वीडियो थोड़ी भी आपको नॉलेजेबल लगी, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।